ज्वाइन करके सभी। प्रणाम। गुड इवनिंग। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम सबको। और नमस्ते सभी को। बहुत बहुत नमस्ते। ये प्रणाम जी सबको। गरिमा जी आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नीति जुड़ गए, मोनिता जी हैं, पिंकी जी हैं, गरिमा, जयश्री और प्रदीप जी। जयश्री जी भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मेंबर जुड़ेंगे। टाइम अपना हो गया है। मीनाक्षी जी भी आ गए हैं, अच्छी बात। 1 मिनट के लिए अपने सब बैठते हैं, परमात्मा के ध्यान में उसको याद करते हैं 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। नमस्कार। ओके, सभी आज की मीटिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया है बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत के साथ। टॉपिक अपना था मेडिटेशन वाला। साथ में पिछली बार कुछ रह गया था मीटिंग पे, जब गंगानगर में हम थे, तो कुछ टॉपिक थे वो रवि जी ज्वाइन करेंगे, बताएंगे। तो मेडिटेशन के मैंने बाद में भी पेज जो अपने लिखा शुरू में पे, तो आप लोगों से पूछने की बात है, मेडिटेशन के बारे में क्या जानते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने अपना अनुभव किया होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोनिता जी से करते हैं। मोनिता जी, स्वागत है आपका। काफ़ी समय से आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े हुए हैं और ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और 2 ढाई साल से अपने भी साथ चल रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे, ध्यान क्या चीज़ है? बताएं। हम्म। आवाज़ आवाज़ थोड़ी नहीं आ रही आपकी। आप मेडिटेशन के बारे में बताएं। टॉपिक अपना मेडिटेशन था ना आज का। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है। जी। अ, सर जितना समय है ना मेडिटेशन अपने आप को जानना और परमात्मा से जोड़ना अपने आप को, मतलब इस संसार में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा सांसारिक नहीं होकर के जब हम इसकी गुह्यता को समझना
चाहते हैं ना, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या कहना चाहिए कि भोग की तरफ ना जाकर के इसकी सत्यता की तरफ जाना, कि जैसे आपका हमेशा रहता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है ना, वो ये नहीं है कि खाए पिए सो गए, आराम किया, भौतिक सुविधाओं में रहे। ये है कि अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए ध्यान का भी एक ऐसी कोई डिग्री है क्या जो हमें कोर्स है कि कोई भारत में विश्व में कहीं जो मेडिटेशन का इन्वॉल्व हो जाए अपने 2-3 अंदर साल? की यात्रा करना, अपने आप को सही तरीके से समझना और अपने आने के उद्देश्य को समझना, और ये सिवाय परमात्मा के साथ जोड़ के हम नहीं कर सकते। ईश्वर से जुड़े बिना हम ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो परमात्मा का सहयोग या परमात्मा की छत्र छाया बहुत जरूरी है के लिए। तो ऐसा परमात्मा कोई से कोर्स है क्या? जुड़ेंगे और अपने सत्य उद्देश्य को समझेंगे, वही ध्यान है। मतलब ध्यान के माध्यम से ये किया जा सकता है। ध्यान एक प्रोसेस हुआ, मतलब किया जा सकता आपके कहने का मतलब जी। ध्यान एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम जो है स्वयं स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ सकते हैं, स्वयं के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं ध्यान से। एक फार्मूला है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वहाँ पर हमारे आत्मिक शक्ति मन के माध्यम से एनर्जी का फ्लो होगा। जहाँ एनर्जी का फ्लो होगा वहाँ से कुछ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो उसमें से हमें कुछ चीज़ समझ में आती है। कानों से ध्यान सुनते हैं तब हमें कुछ चीज़ समझ में आती है, रिकॉर्डिंग होती है। जहाँ जहाँ हमारा ध्यान यानी अटेंशन होता है वहाँ से हमें कुछ प्राप्तियाँ होती हैं। अगर ये ध्यान हम किसी दीपक पर लगाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है उससे हमें कुछ मिलता है। सूर्य पर लगाते हैं तो सूर्य का हमें कुछ मिलता है। चंद्रमा पर त्राटक करके ध्यान करते हैं तो वो भी हमें वहाँ से उसका महत्वपूर्ण जो अवयव यहाँ प्राप्त होते हैं आत्मिक तौर पे सूक्ष्म रूप से। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता है उसको भी एक एनर्जी मान लें और उस पर ध्यान हम कल्पना से करें, विजुअलाइजेशन के साथ में करें, तो वहाँ से हमारा संबंध स्थापित होगा। तो वो जो सूक्ष्म चीज़ें जो हमारी बैटरी जो है हमारी आत्मिक शक्ति की वो चार्ज होती चली जाएगी, हम हल्के होते चले जाएंगे। अगर हम बच्चे के साथ जुड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे पे ध्यान देते हैं, तो ध्यान देने के दो कारण होते हैं, कुछ प्राप्ति का होता है, कुछ देना भी होता है, दोनों बातें होती हैं, आदान प्रदान भी होता है। ध्यान एक प्रोसेस है। पूरे विश्व में ऐसी कोई डिग्री नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसको करने से आदमी प्रांगत हो जाएगा, मेडिटेशन में प्रांगत हो गया। ऐसा नहीं बना अभी तक, ऐसा कोई कोर्स नहीं बना कि गारंटी हो जाएगी भी साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में आदमी जो है इस प्रोसेस में करेगा और फिर उसके बाद ध्यानस्थ होकर के समाधि अवस्था में पहुँच जाएगा। जो अष्टांग अंग हैं, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें ध्यान एक 7वें नंबर पे जाता है। अष्टांग जो हमारे ऋषि मुनियों ने समाज की स्थापना के साथ में विभाजन किया था हमारे जीवन के लिए, तो 7वां पॉइंट है ध्यान और समाधि उसके बाद। तो समाधि तो हमारा परिणाम है ना कि हम परमात्मा के साथ जुड़ के अपने आप को महसूस कर लिया, अपने साक्षात कर लिया। तो ध्यान जिसे हम कहते हैं हर कार्य में ध्यान लगाओ, हर कार्य में ये करो, उसका मीनिंग यही है कि सारी की सारी इंद्रियों का बंद करके सिर्फ एक जगह फोकस कर सके। तो उस फोकस करने की प्रक्रिया
कंसंट्रेशन को इम्प्रूवमेंट करना, यानी एकाग्रता को बढ़ाना। एकाग्रता बढ़ाना, उसके बाद अगला चरण है ध्यानस्थ होना। तो जब हम इस प्रोसेस में आएंगे, सबसे पहले हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, उसके बाद में हमारा ध्यानस्थ होने की अवस्था में जाएंगे, और जब ध्यानस्थ प्रॉपर हो चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली समाधि अवस्था में होंगे। उससे पहले यम, नियम, आसन, ये सारे प्रकरण जो है हमें अडॉप्ट करेंगे तो काम थोड़ा सरल हो जाएगा। रैंडम तरीके से चलेंगे तो भी हो जाएगा, परंतु ये एक सिस्टम बना हुआ उस पर चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा मेडिटेशन के बारे में, जो लोग जानते हैं जय श्री जी से करते हैं। जय श्री जी, आप बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करें ना आप। हाँ, अब आएगी, करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब जैसे आपने बताया ना, कंसंट्रेशन। हाँ जी। जितनी जल्दी मतलब हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, वो उससे दिमाग को हटाना। और जब शुरू में हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे विचार होते 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 फिर हम एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब हमारे विचार जो हैं एक जगह पे स्थिर होते हैं। और जब करने और उसके बाद हम सांस पे कंसंट्रेट करते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग से कनेक्शन करना अपने माइंड के साथ। सांस लेना और फिर माइंड, मतलब जो ये यहाँ पर का कनेक्शन प्लस यहाँ का कनेक्शन, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे जो क्या कहना चाहिए, थॉट प्रोसेस है वो कम होते जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हम विचार शून्य हो जाते हैं और हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आता कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, और हल्के हो जाते हैं बहुत ज्यादा। यानी संसार से अलग होकर के, संसार के जो शोरगुल है, संसार की बिल्कुल गतिविधियां हैं, स्थूल की जी गतिविधियां हैं, पर चिंतन है, जी वहां से हट करके सब चिंतन में आ जाते हैं। जी, स्वचिंतन प्लस बॉडी के उसमें आ जाते हैं। मतलब हम अपने इतने दूरी की ऑरा में अपने अंदर आ जाते हैं बस। और समझ, मतलब उस समय ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। बट ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है इसके लिए। जब हम ब्रीदिंग को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सांस ही है सबसे कीमती जो हमारे साथ अंत तक रहती है, उस पर आपने हम तो कॉन्सेंट्रेट करें। बहुत बड़ी बात कह दी। अगर हम ब्रीदिंग को अपने तरीके से थोड़ा आयाम देवें, संतुलित करें, फोकस करें ब्रीदिंग पे, तो शरीर में बीमारी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। अगर आप श्वास पे ध्यान लगाने लग जाएंगे, शरीर बिल्कुल निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, हमेशा आप ठीक रहेंगे। कारण श्वास को रोकने का अभ्यास करना, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लेना, उस पर फोकस करना, ये भी ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा करते करते आप महसूस करेंगे कि आपका सहन शक्ति बढ़ गई, आपके अंदर एक प्रकार का स्टेबिलिटी बढ़ गई, विचारों में बड़ी स्थिरता सी आ गई, नंबर ऑफ थॉट्स कम हो गए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे, एलिवेटेड थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एलिवेटेड थॉट्स आएंगे। और
संसार की गतिविधियों का असर मिनिमाइज रहेगा। जैसे आप महसूस करेंगे तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यानी ये चॉइस आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे किटकैट लग जाएगा, वो लगता है ना, एमसीबी लगती है ना अपने घरों में, किटकैट लगे थे पहले, आजकल एमसीबी लगती है। यहाँ से कनेक्शन ऑफ और कनेक्शन ऑन, अब एक बटन आपके हाथ में आ जाएगा। मेडिटेशन से आप अपने इस एमसीबी वाले पॉइंट को ऑपरेट कर पाएंगे, ये क्षमता आ जाएगी। आप चाहेंगे तो आप तो महसूस कर पाएंगे संसार को, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कई बार कहते भी है ना कि कोई भी नेगेटिव पार्ट अगर प्ले करना हो तो संडे वाले दिन 15 मिनट के लिए 9 से 9:15 बजे कर लो, डे फिक्स कर लो, इसके आगे पीछे मत करो। यानी बांटने की शक्ति, ध्यान समझने की को शक्ति। बहुत तरीके से समझ सकते हैं ना सर। ध्यान अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अभी जयश्री ने जो बताया वो एक तरीका, हाँ नहीं, पर जब हम ध्यान करते हैं उस पे ब्रीदिंग को जब हम इन्वॉल्व करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, तो उसमें आपका ध्यान और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ज्यादा आप वो शून्य एक होंगे। तरीका है, ठीक है, वो हाँ। तरीका है। फिर बोले जो सर कह रहे थे ना कि चंद्रमा को देखेंगे, फिर सर ने फिर धीरे से बताया परमात्मा को अगर हम एनर्जी मान ले तो हमारा ध्यान मतलब कि हमारे दिमाग में जो बातें बहुत ज्यादा चल रही वही हमारे साथ घटित होता जाएगा। हम जितना जैसे एलिवेटेड थॉट्स के लिए क्या है, हमको परमात्मा यानी वैसी ही एनर्जी का ध्यान करना पड़ेगा। आप एलिवेटेड एनर्जी का ध्यान करेंगे यानी परमात्मा वही हो रहे क्या आप ठीक कह रहे हैं। कई विधियां हैं, कोई विधि स्थायी नहीं है। कोई आदमी श्वास के माध्यम से जल्दी संपर्क में, श्वास का मतलब ये होता है कि पहले हम शरीर के साथ अपने चलने वाली गतिविधि में जुड़ गए तो संसार तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये बहुत सशक्त विधि है श्वास के साथ चलना। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को आप आसानी से महसूस करने लग जाएंगे, कितनी इंटेंसिटी का श्वास आ रहा है, गर्म आ रहा है, ठंडा जा रहा है, निकल रहा है, ठंडा गर्म जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और शरीर गर्मी निकल रही है, यानी अशुद्धियाँ और निकल रही हैं, शुद्धि आ रही है। उसके बाद उसके कंपोनेंट की तरफ ध्यान चला जाएगा आपका, धीरे धीरे करके वो क्या फंक्शन कर रहा है शरीर में उसका पता लग जाएगा आपको। और इन सब के बाद मकसद पीछे ये है कि नंबर ऑफ जो थॉट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे थॉट्स हमारे कंस्ट्रक्टिव और एलिवेटेड रहें या फिर यूजफुल रहें, वेस्टफुल ना रहें। इनको बचाने का तरीका ही मेडिटेशन है। आपने नोट किया होगा कि मेडिटेशन के बाद आदमी रिलैक्स फील करता है और उसको किसी प्रकार का मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे थकान भी नहीं होती, जबकि दूसरे कार्य करता है उसमें थकान रहती है। कारण मन थक जाता है, मन लंबी लंबी दौड़ लगाता है ना बहुत बड़ी परेशानियों के साथ। तो ध्यान में तो नज़दीक हो जाते हैं हम अपने शरीर के भी, अपने श्वास के प्रति नज़दीक हो जाते हैं। फिर हम इनर की तरफ यात्रा करते हैं, हम भीतरी यात्रा करते हैं। उसमें हमारी आत्मिक शक्ति का जो टेम्परेचर है उसको महसूस करते हैं, उसकी कृपा को महसूस करते हैं, उसके गुणों को महसूस करते हैं। धीरे धीरे इन सब से भी हम परे चले जाते हैं, बेहद में चले जाते हैं। वो क्षणिक होता है और वो क्षणिक इतना महत्वपूर्ण है जीवन का, वो आपकी पर्सनल धरोहर होती है। इसलिए बोलते हैं ये क्षेत्र एकाकी है, अकेले का होता है, खुद को ही बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, बाकी आसपास को तो प्रेरणा मिलती है। सामूहिक रूप में जब बैठते हैं तो आदमी एक प्रकार से स्वयं को स्थापित करने में मदद मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, हमारे पास गरीब जुड़ गए हैं, ये तानिया जुड़ गए हैं, ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तानिया जी हाजिर हो। जो हुकुम। हाँ आप बताइए, आपका बड़ा रोल है। तानिया गुरुदेव को नमस्कार। हाँ। ओहो हो
आप सभी गुरुजनों को नमस्कार। बहुत नमस्ते। बताइए आप ध्यान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जयश्री जी बोल रहे थे ना, जो सांसों को हम अगर सांसों की तरफ लेके आते हैं तो हम ध्यान लगा पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ही यही है, अगर ध्यान करना चाहते हैं तो पहले अपनी सांसों की तरफ एकाग्र करते हैं, उसके बाद जाके आप जिस भी स्टेज पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच सकते हैं। तो अगर मेडिटेशन सीखना है या उसकी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले हमें अपने सांसों की तरफ ध्यान एकाग्र करना आना चाहिए। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो उसकी करें, कम से कम 1 महीना 2 महीना लगातार। फिर आपको अपने ऊपर आता है कि हम अब अपने थॉट्स के ऊपर जाएं। इसके अलावा और क्या सुनाऊं? आप ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान तो ऐसा भी, मतलब कि अगर हम इसको बोलते हैं कि योग, तो एक तो कर्म योग होता है और एक राजयोग है। तो अगर हम हर एक काम को करते हुए ध्यान से काम करते हैं ना, वो भी एक ध्यान है। सही है। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो काम करते हुए मतलब 100% वहीं पे हो, तो आप हमेशा अपने साथ जुड़े हुए रहते हो। तो जब खुद के साथ जुड़ेंगे तभी तो सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ पाएंगे ना। तो पहला तो यही है प्रैक्टिस। हमेशा किसी को देखते हैं तो भी ध्यान से देखें, किसी से बात करते हैं तो भी ध्यान से, कुछ खा रहे हैं तो भी ध्यान से। मतलब उसको माइंडफुलनेस जैसे बोलते हैं ना, सबसे पहले उस चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए हमारा ध्यान कहाँ है? कुछ लोग फोन देख के खा रहे होते हैं, कुछ लोग बातें करते हुए खा रहे होते हैं, कोई ना कोई टॉपिक ले लेते हैं। फिर उसके बाद कोई जिसने खाना बनाया है वो पूछेगा कि आप कैसा खाना बना? अरे वो तो पता ही नहीं चला कैसा था। ये तो प्रैक्टिकल बता दिया। तो ये प्रैक्टिकल उसके है। तो हाँ, तो फिर वो तो मतलब कि सब कुछ तो मिस ही कर दिया ना। उसने इतने भाव से बनाया, अगर हम ध्यान से खाते तो उसके भी एक्शंस जो है उसको भी आप पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते थे, अगर ध्यान से खा रहे होते तो। उसको लाइफ लॉन्ग जो है एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हाँ, खाने वाले भी है, मेरे को फीडबैक भी देते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ बस एक काम है खाना, वो समझ के खा लेते हैं। सही लेकिन है। ये एक लाइफ का जो हिस्सा है जिसमें हम ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक एक एक्टिविटी है। अब जैसे छोटी सी बात है, जैसे मान लो कि आप मार्केट गए ग्रोसरी लेने, या फिर कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेने गए, और वहां पे रश होता है और आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बताओ आप, कोई भी बता सकता है कि उस टाइम पे क्या करेंगे? तो ध्यान पे ध्यान चल पड़ेंगे उस वक्त। वैसे बेसिकली कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है उस वक्त। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सिचुएशन है, हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन में सोच सकता है हाँ। कि क्या करोगे आप। वहीं पे ही लेना है। जैसे मान लो कि बहुत सारी चीजें आपने लेनी है, उसमें से एक दो ले ली, ठीक है, फ्रूट वाले से। फिर उसके बाद कोई और आ जाता है, उसको और अटेंड करना पड़ जाता है। फिर उसके बाद आप कहते हो ये दे दो भैया, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मतलब उस टाइम पे हमारा बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर जो होगा बेसिकली नॉर्मल नहीं रहेगा ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। एग्रेसिवनेस आ जाएगी, जल्दी के मामले में आ जाएगी ना, कि जो निपट रहा जैसे भी है दे दो। निर्णय लेने शक्ति थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। आदमी उस हम्म फास्ट शक्ति के अंदर निर्णय जल्दी ले पाएगा। तो जो निर्णय लेने शक्ति हम्म बड़ी है, वो कारण यही है कि पीछे बैक फोर्स में क्या है, अर्जेंसी हो रखी है। और अगर कंसंट्रेशन प्रॉपर है, उसका हाँ। अभ्यास है, तो निर्णय सारे सही चले जाएंगे। जितना आदमी गाड़ी हम्म फास्ट चलाता है ना, वो उतना ध्यान में होता है। और गाड़ी धीरे चलाने हम्म वाले बड़े ध्यान चलाते हैं, तब एक्सीडेंट होने के ज्यादा होते हैं। हम्म। फास्ट चलाने वाले के एक्सीडेंट नहीं होते ज्यादा। कभी नोट करना, अब क्योंकि ये वो पूरा बिगनेस अलर्ट की होता है। बात है, मान लो हम पूरा हाँ, अलर्ट होगा।
हम शुरू कर रहे हैं। ये तो आपने बताई बात कि अगर हम ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग है ना। अभी जो स्टार्ट कर रही है इस चीज को, तो उसको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? अभी तो है ही नहीं, वो वाली मेडिटेशन वाली पावर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे वहां पे? वो तो उस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारा लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर है तो उस अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करेंगे। अगर आपने सोचा कि मेरा पर्पस बस इतना ही है कि घर में मेरे को काम बोला गया है कि फ्रूट लेके आने हैं या सब्जी लेके आनी है, मेरे को ला के देना है, दैट्स इट, तो आप रास्ते में कोई भी आएगा उसको लड़ भिड़ के भी, उसके साथ झगड़ा भी करके, कैसे भी करके आपका पर्पस है कि आपको वो काम पूरा करना है बस। उसके बाद आपको जो है एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। ठीक है, अगर आपका पर्पस ही है कि हर काम आपको पीस ऑफ माइंड से ही करना है, अल्टीमेटली तभी मिलेगी ना, तो तब आप हर एक सिचुएशन में है ना शांत रह पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है ना काम हमें अपना पर्पस क्लियर करना है। बहुत अच्छी बात है। अभी ना आप कि कुछ हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं ये सारे काम, अच्छा बताया आपने। अभी कुछ टॉपिक रह गए थे, उसके बाद रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट जा करेंगे। सकते हैं इस राह पे। रवि भाई साहब आप आइए मैदान में और बताइए क्या कहते हैं। प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। हाँ भाई साहब आइए। ध्यान पे चर्चा चल रही थी, मेरे दिमाग में बड़ी सारी चीजें आ रही थी। जयश्री जी को सुन रहा था, तानिया जी को, बड़ी 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 सारी चीजें। ध्यान मूल रूप से ना, ध्यान हम जिस पे ध्यान करते हैं वैसा बन जाते हैं। एक मोटा मोटा सा मामला ये है। और एक चीज तो है जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, और फील करने के बाद उसको बन रहे हैं। ये मेरी तरफ से एक व्याख्या निकल के आती है। और फिर अगर दार्शनिक ढंग से इसको समझा जाए तो हमारे 3 तरह के शरीर हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। रही बात स्थूल शरीर की, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, आप उसको कितना बढ़ा लेंगे? बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेंगे तो इंच आधा इंच कहीं बढ़ा लेंगे, मोटे हो जाएंगे, कुछ इस तरह। इसकी एक लिमिट है जेनेटिकल। अच्छा, और फिर हम सूक्ष्म शरीर की तरफ आते हैं। जो हमारी आत्मा है वो प्योर है। अब कारण शरीर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मनस है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। यहाँ पे जो चित्त है सर, जो अवेयरनेस है, उसका एक्सपेंशन है। आप उसको बढ़ा पाते हैं, वो आपके हाथ में है। आप उसे कितना बढ़ा पाते हैं, कितना अनुभव कर पाते हैं, कितना फील कर पाते हैं, कितना बन पाते हैं, कितना वो जो लक्ष्य है वहां तक किस तरह से आप पहुंच पा रहे हैं। तो हमेशा की तरह ये बात बिल्कुल सही है कि ध्यान जो है वो एक साधन मात्र है, वो लक्ष्य नहीं हो सकता। एक और बात जयश्री जी कह रही थी कि श्वास पे ध्यान रखें। देखिए, आप किसी तरह से भी ध्यान की साधना कर सकते हैं, किसी भी तरह से। आप शब्द के साथ में कर सकते हैं, आप तस्वीर के साथ कर सकते हैं। आप ये जो हमारे जो सारे क्षेत्र हम यहाँ पे डिस्कस करते आए थे, है ना, आप मूलाधार से लेकर और सहस्त्रदल कमल तक आप बात कर रहे थे। आप कहीं पे भी आप अपने नाक पे, अपने हृदय पे, किसी भी जगह पे आप इसको साध सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो वास्तव में ध्यान बनने जैसा कुछ है। ध्यान किया किसी शब्द पे, किसी विचार पे, उसको फील किया, और फिर बनने जैसा कुछ है। ध्यान में कुछ बनना जैसा कुछ है। ध्यान एक प्रोसेस हो गया, ठीक कह रहे हैं जी, अब हम चलते हैं आगे। जो आदेश हुआ आपका वो जो टॉपिक था, क्योंकि आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा बचा हुआ है, इसके अंदर आप पिछला जो पेंडिंग बता रहे थे वो सब आप देखिए क्या करना है। विचार ये था कि एक तो हम 9 बजे इसको बंद करें, एक निश्चय, एक डिसिप्लिन जैसा हो जाए। और इसके साथ मेरा एक कनेक्टेड सा थॉट ये है कि 9 बजे हम यूनिवर्सल प्रेयर के साथ करें, इसको बंद करें। बहुत अच्छी 9 बात है। बजे
जो एक यूनिवर्सल प्रेयर है जिसमें सार्वभौमिक प्रार्थना है, हम सबके लिए प्रार्थना करें और उसके साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर दें उस दिन बहुत के अच्छी लिए। बात है। नंबर बहुत 1। नंबर 2, हमने कुछ विषय लिए थे हमारे उस जो उत्सव था, और कुछ उनमें बहुत सारे डिस्कशन भी हुए, कुछ संक्षिप्त रहे, कुछ और उनको ज़रूरत थी कि उस पे और व्याख्या की जाए। कारण ये था कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। तो उसमें एक विषय जो था वो भोजन का आध्यात्मिकरण, डिविनाइज़ेशन ऑफ फूड। वो क्या है विषय? उस पे मैं चाहता था कि सब अपने-अपने विचार व्यक्त करें। भोजन को बनाने की प्रक्रिया से लेके किस तरह से ईमानदारी पूर्ण भोजन हो, किस तरह से उसकी याद हो, किस तरह से भोजन किया जाए। ये अलग-अलग, क्योंकि हम सब लोग अलग-अलग हैं, अपने-अपने अलग-अलग विचार होंगे। चूँकि मैं कोई लीड देना नहीं चाह रहा था कि इस थॉट पे हम लोग डिस्कस करें। जो भी जिसके विचार आ रहे हैं, तो हम उस पे विचार मंथन करें। तो इसको हम ले लेते हैं, आज ही ले लेते हैं, और जी, जी। सभी के जो मेंबर हैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट का अपना अनुभव बताते चले जाएं कि वो क्या करेंगे। आध्यात्मिकरण, भोजन का आध्यात्मिकरण, यानी भोजन मेल बनाए चाहे फीमेल बनाए, मेल भी कभी न कभी चाय बनाता है, कभी न कभी कोई छोटा मोटा काम करता है अपना, जो सारे कार्य लेडीज करती है उसमें से कुछ उसका सहयोग करता है। तो उसका जी, अनुभव क्या जी, है जी। या क्या क्योंकि होना चाहिए? हम सारे के सारे साधक हैं सर, मेरा मोटा-मोटा मानना ये है। हम्म, और चूँकि हमारी हर गतिविधि हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में है, और उसमें भोजन एक प्रमुख अंग है। हम्म, तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हमारी किसी भी प्रकार की जो आध्यात्मिक व्याधियाँ हैं, हम्म, है ना? वो इससे दूर हो सकती हैं। तो हाँ। इस ये विषय सोच के, मतलब ये दिमाग में थॉट था, वो लेके तो ये विषय कहीं पैदा हुआ था। हम्म। तो हम जो है बात कर लेते हैं। पहले तो सर आप ही बताइए कि भोजन का आध्यात्मिकरण करने में आपकी तरफ से क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या उसके अंदर खास बात ऐसी हो सकती है जो हमें ध्यान रखनी है? अ देखिए, शुरुआत हो जाती है खाना बनाने से। हम्म, और हम कभी भी, क्योंकि खाना जो है एक हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। हम अपनी खुशियों को ज़ाहिर करने के लिए भी खाना खाते हैं। हम्म, आज आपका बर्थडे है, कुछ और है, तो चलो खाना खाने चलते हैं। तो हम्म, मतलब खाना एक बहुत इम्पोर्टेंट सा पार्ट है हमारे जीवन का। हम्म, और शुरुआत 2 तरह के खाने, एक तो हम जो घर में एक हमारे परिवार में एक किसी ने बनाया है खाना और उसकी याद में बनाया है। हम्म, और एक खाना हम बाहर से कहीं होटल से खा रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क अगर हमारे में ध्यान करते हुए सेंसिटिविटी कहीं पैदा हो गई है, तो हम उस खाने को अनुभव कर सकते हैं। उसका हम्म, फ़र्क अनुभव कर सकते हैं। हम्म, वो दूसरी तरह की बात है कि ये तो खाना सिर्फ़ हम सात्विक भोजन की बात कर रहे हैं, जो हम घर में खाते हैं, हम उस भोजन की ही चर्चा कर रहे हैं। और फिर जब हम खाना खा रहे हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ पल के लिए अपनी आँखें बंद करनी चाहिए। उस खाने में जो प्राण है, क्योंकि हमारी चेतना के विकास के लिए उस प्राण की आवश्यकता है। उस प्राण को हम आह्वान करते हैं, और जहाँ से वो खाना जनरेट हुआ है, जहाँ से, वो किसान से लेके आपकी प्लेट तक पहुँचा है जिसमें बनाने करने वाले सब हैं। और वो उसको धन्यवाद करते हुए और उस ईश्वर की याद में, हर हर एक निवाला जो है, उसकी याद में अगर हम खा रहे हैं, और वो जो हमारे शरीर के एक-एक हिस्से में, एक-एक फाइबर में उसका जो रस है वो पहुँच रहा है, तो वो एक साधना है सर। सही कह रहे और हैं। तीसरी चीज़ सर, खाना खा लेने के बाद में, होटल में खाना खाया सर, ₹10 ₹50 हम किसी भी वेटर को टिप देना बड़ा आसान है सर। हम्म, अ, हम उसके लिए सर हम प्रार्थना करें सर, जिन्होंने खाना बनाया है, जिन्होंने खाना परोसा है, एक चीज़। और दूसरी, जब हम खाना खा रहे हैं,
तो उसको ये मान के खा रहे हैं कि ये प्रसाद है। और फिर प्रसाद में हम ये गलतियां निकालें कि इसमें ये चीज की कमी है और ये चीज ज्यादा है, तो वो चीज उस हिसाब से भी ठीक नहीं रहेगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात बताई। और 4 बातें निकल गई इसमें। खाने बनाने वाले पे फोकस, खाने पे फोकस, खाने के साथ में थैंकफुलनेस, और साथ ही साथ इसके परमात्मा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही जी। सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया है। अभी हमारे साथ और मेंबर हैं जुड़े हुए, तो नियति जी हैं। नीति जी बताएंगे। जेल में भी उन्होंने खाना खाया होगा, कहीं खिलाया होगा लो जेल में बैठ करके, कहीं पुलिस में। तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस वाला खाना जो बनता है मेस में और आपके घर में बनता है मेस में या होटल में बनता है, क्या अंतर हो सकता है? नमस्ते। पहले अपने आध्यात्मिक उत्सव का जो प्रसाद गिफ्ट मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभी आप जैसे इतने तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कशन नहीं कर सकती है, लेकिन अभी आप बोले ना हमारे पुलिस मेस वगैरह, उसमें अभी आप बोल रहे हैं ना उस तरह से वो विचारों के साथ ऐसे खाना बनना चाहिए। सच में बेचारे हमारे रिक्रूट लोग रहते हैं, वो तो 9 मंथ 10 मंथ तक उधर पुलिस में ही खाना खाते हैं। उसमें आवाज आपकी अच्छी थोड़ी, तरह की आवाज कम आ रही है। उसकी इतनी अच्छी तरह से क्वालिटी नहीं रहती है मेस में जो टाइप में चाहिए वो। तो अभी आप बोल रहे हो क्वालिटी जो है आप सही कह रहे हैं, पर क्वालिटी दिखाई थोड़ी देती है, वो तो खाने के बाद अनुभव में आएगी। हाँ, दिखाई तो खाना तो एक जैसे ही होता है, प्लेट में तो खाना आ गया, हाँ, परंतु जब आप उसके अनुभव करेंगे खाने के नवले के साथ या उसके परिणाम देखेंगे हाँ, तो अंतर आ जाता है। हाँ, राइट। आपके ये सोच अभी मेरे दिमाग में आ गई है। कभी हमारी मीटिंग ऑफिस में मुझे बुलाएंगे तो मैं ये श्योर ये सोच में उधर ऑफिसर हमारे उनके साथ में डिस्कस करेगी मेस के बारे में। अभी आप अच्छी तरह से वो मुझे बताया है। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या होता है जब जेल में खाना बनता है तो वहाँ पे कैदियों के लिए बनता है, तो उनका ख्याल होता है अभी वहाँ पे गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सारे कार्य कुक होते हैं, सारा प्लान होता है, हर तरह से व्यवस्था होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर दिया जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो बंदे के दिमाग में क्या रहता है कि मेरा खाना पैसा बचाने के लिए मुझे कम से कम सामग्री लगे और मैं पैसे खरीद के अंदर भी, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी पैसे बचाऊं और फिर मेरा खाना कम खर्च हो पर पैसे मुझे पूरे मिल जाएं। यानी लालच का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है। वो क्वालिटी उसके अंदर दिखेगी, बनाते वक्त भी दिखेगी, क्योंकि कम जो अनस्किल्ड लोगों को वो लगाएगा काम पे, ताकि वो खाना कैसे भी बनाए, उसको तो पैसे खाने बनाने मिलने हैं, गारंटी हुई, ठेका हो गया। वहाँ पे खाना जो है बनता है। दूसरा वाइब्रेशन जो होती है कैदियों के बीच में रहने की, वो अलग होती है वहाँ की जो मैस में, और पुलिस की वर्दी में और पुलिस के जो लोग होते हैं उनका जो वातावरण समाज के अंदर एक इम्प्रेशन है वो भी असर करता है। हाँ, यानी वहाँ पे एक नेगेटिव वातावरण के अंदर और ठेकेदार के द्वारा फिर शोषण करना उस खाने में से, वो जो सारी कुल मिलाकर के जो चीज बनती है वो कैदी खाएंगे। बनन भाव तो ये होना चाहिए भी खाना खाने के बाद में कैदी जीवन भर कभी भी दोबारा गलती करके यहाँ ना आए, यहाँ से जल्दी से मुक्त हो जाए। ये भाव के साथ खाना सर्व करना चाहिए, इस भाव के साथ खाना बनना चाहिए, इस भाव के साथ में उस कॉन्ट्रैक्टर को भी आध्यात्मिक बनाना चाहिए, ताकि जो है वो जीवन में लालच ना करे, जितना पैसा उसको मिल रहा है ईमानदारी से उस पर खर्च करे। अब होटल में भी यही बात होती है। होटल में उसका ख्याल होता है कि मैं कैसे न कैसे मैक्सिमम कमाई कर लूँ। कैटरर होते हैं, उनके भी दिमाग में रहता है, कोई बिरला होगा ऐसा आदमी जो कहेगा मेरे पास 1000 रुपया प्लेट का मिल रहा है तो मैं कम से कम इसमें 1000 रुपये का सेटिस्फैक्ट्री कुछ चीज़ दे दूँ जिससे मुझे दुआएं मिले, मुझे दुआएं मिले। किससे? खाने वाले से मिले, यार खाना बहुत अच्छा बनाया,
वो जो रवि भाई साहब ने कहा, वो थैंकफुलनेस की जो बात तभी आ पाएगी जब खाने वाले को वैसा टेस्ट के साथ में भाव नज़र आएगा। आप यकीन करिए, खाने के साथ में जैसे हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो जो खाना बनता है तो वहाँ पे कुछ मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है, वो सारा का सारा उस खाने में इन्वॉल्व हो जाता है। घर में क्या होता है, घर में भी देखें हम तो इधर से टीवी चल रहा है, इधर से मोबाइल में कोई सीरियल चल रहा है और खाना बनाया जा रहा है, तो खाना नहीं बन रहा, वो खाना एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के तौर पे बन रहा है, उसमें भाव गायब है। यानी आजकल अगर आप फल फ्रूट खरीदते हैं, नहीं बनाना खरीदने जाइए, आप कोई आम खरीदने जाइए, जो आज से 50 साल पहले उसका जो टेस्ट था वो आज गायब है, क्योंकि वो केमिकल से पकाए जाते हैं। वैसा ही कुछ केमिकल वाला जो फार्मूला है वो किचन में भी चला गया, और खाना बनाने वाला जो है या बनाने वाली जो भी है, वो इतनी बिजी है, उसको कपड़े भी धोने हैं, उसको सफाई भी करनी है, उसको बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको खुद को भी अपना एडजस्ट करना है। इन सारी बातों के बीच में खाना बनाया जा रहा है और ज़बरदस्ती बनाना टाइम हो रहा है। ये सारी जो विचारों का पुलिंदा है, उस वजह से खाने में खाना तो बन जाएगा, खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा वैसा। पर तो एक भाई साहब ने बात और अच्छी की कि जब टेबल पर बैठते हैं हम, वो खाना कैसा ही बना हो, हमें होशपूर्वक खाना है। अब होशपूर्वक खाने का मतलब ये हुआ कि रस ले लेके अपने पास जो चबा चबा के खाएंगे, तो जो रस इकट्ठा होगा हमारा, जो खाने को हजम करने के लिए सलाइवा जो होगी, वो सारा का सारा उस भोजन मिक्स होगा, तो कैसा भी खाना बना हुआ वो सुधार हो जाएगा। एक बात और, खाना खाने से पहले पॉज करके 5-7 सेकंड के लिए भी अगर हम ये बोलते हैं अपने आप को, आई एम प्योर सोल, 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 इसका मतलब हो गया उस वातावरण में एक संदेश चला गया, जितने बैक्टीरिया हैं, जितने जीवाणु हैं, जितने भी हमारे शरीर को चाहिए भोजन के द्वारा, उनके पास एक संदेश पहुंच गया कि जो ये खाने वाला है वो एक प्योर सोल है, वो एक पवित्र आत्मा है। तो इस पवित्र आत्मा की बरकरार करने की क्षमता है, बराबर है, तो खाना जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा और शरीर तक जाएगा और बात खत्म। और खाना आत्मा तो खाती भी नहीं है, खाना तो शरीर के लिए खिलाया जाता है, जो वहाँ पे जीवाणु, शरीर हमारा जीवाणु से बना हुआ, बैक्टीरिया से बना हुआ है। किसी को 5 तत्वों का बना, 5 तत्वों का खाना होता है, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी वाला शरीर है, तो उसमें चला जाता है। परंतु हम इतने इसमें आसक्त हो जाते हैं। एक बात मैं और पूछता हूँ कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ऐसा सुनते हैं ना अपने, तो खाना खाने से जब एनर्जी मिलती है तो 50-60 साल तक खाना खाते रहे, 70 साल तक खाते रहते हैं, हम कमज़ोर फिर क्यों हो जाते हैं? क्वेश्चन खड़ा हो गया ना ये। इसका मतलब समझ में ये आया कि खाना खाते हैं, उसको हजम करने के लिए आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर हम खाना सॉलिड ना खाएं, सिंपली हम फल फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, तो हमारे शरीर की शक्ति बचेगी, और जब शक्ति बचेगी तो इतने बुजुर्ग दिखेंगे नहीं, हम जल्दी से बूढ़े नहीं होएंगे, शरीर बीमार नहीं होगा, क्योंकि अनाज को हजम करने से, बाहरी चीज़ों को हजम करने के लिए हमें शक्ति का समय देना ज़्यादा पड़ेगा। और सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम, तो उसकी मात्रा को भी हम कम करके, आध्यात्मिकरण की बात करूं मैं, तो कम से कम एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 8 से 10 घंटे गैप होना चाहिए। ये बात 100% सब जगह लागू नहीं भी हो सकती, इसको हम बोलते हैं 99% कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन आप फास्टिंग 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की करनी चाहिए। 2 दिन करें सप्ताह में, 3 दिन करें, वो चॉइस का मैटर बनता है। मेरा अनुभव है, जितने ज़्यादा हम गैप देते हैं खाने से दूसरे खाने के बीच में, और इंटरमिटेंटली शरीर को हम सप्ताह में रेस्ट देते हैं, आप बीमार नहीं हो सकते, आपका शरीर बीमार नहीं हो सकता, आप हमेशा यंग और हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। बल्कि यहाँ तक कहूँगा मैं, शरीर अपनी गति से क्षय की तरफ जा रहा है, चूँकि वो उसका अलग प्रोसेस है, उस गति में भी कमी आ जाएगी। आध्यात्मिकरण का मतलब ये हुआ इसको लेने में कि खाने की अंदर लगने वाली एनर्जी को हम बचाएं, उसमें एनर्जी बचाने के तरीके के मसाले कम हों, और उसमें तला हुआ ज़्यादा ना हो, और रॉ मटेरियल ज़्यादा हो। रॉ मटेरियल जितना हम देंगे वो सारा का सारा आध्यात्मिकरण की श्रेणी में चला गया, क्योंकि सारा का सारा अल्कलाइन होता है, और जो मैन मेड या वुमन मेड बनाया जाता है वो सारा का सारा एसिडिक होता है। अब एसिडिक ज़्यादा है, अल्कलाइन कम है, तो शरीर में व्याधियाँ फैलती हैं, क्योंकि
जितनी भी बीमारियां हैं उनको सोर्स चाहिए कौन सा, एसिडिक सोर्स चाहिए, अल्कलाइन नहीं। अल्कलाइन में कोई बीमारी नहीं फैलती, एसिडिक माहौल में बीमारी फैलती है। बाल झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, आंतें खराब हो जाती हैं, जो घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि लंबी आंत जिसमें मल पड़ा रहता है वो साफ़ नहीं होता, उसको घंटे चाहिए 10, पर बीच में फिर कुछ खा लिया तो सफाई हुई नहीं, फिर और खा लिया सफाई हुई नहीं। तो सप्ताह में आज के बाद सभी को मैं कहूँगा कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर रखें जिसमें कोशिश करें कि आप एक टाइम ही खाना खाएं। सुबह नाश्ता भी आप फल फ्रूट से लेवें या दूध से ले लेवें, परंतु भोजन जिसे सॉलिड कहते हैं वो ढंग से एक बार खाएं कम से कम। बाकी के जो 6 दिन हैं उनमें आप शाम को 6-7 बजे तक खा लें, इससे लंबा ना चलें, क्योंकि इससे लंबा चलेंगे तो फिर आपको आध्यात्मिकरण से हट जाएंगे, देखा देखी में आ जाएंगे। महीने में एक दिन ऐसा 2 दिन हो सकता है, मैरिज में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, वो अलग बात है, परंतु अधिकांशतः 95% केसेस में ऐसा ना करें। अब मजा आएगा, क्योंकि वो जो किया गया होगा वो कार्य अच्छा रहेगा। रूपाली जी ने हैंड रेज किया, बताना चाहेंगे, बोलिए रूपाली, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम 16 आवर फास्टिंग करते हैं तो फिर भी एक दिन इस तरह से करना चाहिए फास्टिंग, मतलब हमेशा से 16 आवर्स की करते हैं तो? फास्टिंग से मेरे को तो करीब 33 ईयर्स हो गए, 3 दिन सप्ताह में रखता हूँ, बिना नमक का खाना एक टाइम खाता हूँ। कितने क्विंटल अनाज नहीं खाया, कितने किलो नमक नहीं खाया, कितने किलो तेल नहीं किया शरीर में, चीनी नहीं गई, चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी पीता नहीं, खाता नहीं। तो ये सब चीज़ें मेरे को तो शुरू में, ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है और किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। पर्पज़ क्या, पर्पज़ ये है सारा मेन मकसद हमारा शरीर शुद्ध रहे, कभी भी केमिकल के भरोसे न रहे, नंबर 1। नंबर 2, एनर्जी बचा करके, जो भोजन में पचाने में एनर्जी लगानी है उसको बचा करके हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने में सक्षम हो सकते हैं। जिसे नाद बोलते हैं, नाद तभी सुनाई देगा जब शरीर हल्का पतला दुबला रहेगा, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी तत्व भारी हो जाएगा, अनाज से भारी हो जाता है पृथ्वी तत्व, ज़्यादा खाएंगे हम अनाज या सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी शरीर की। उस बढ़ने से क्या है, चर्बी का मतलब है जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर में मौजूद हैं, उनकी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उनके बहुत बड़े फ्लैट हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी है। उस आबादी को हम बढ़ा रहे हैं भोजन ज़्यादा करके, और खाना उन्हीं को खिलाना होता है। आत्मा को कोई खाने की ज़रूरत नहीं है और मन को भी खाने की ज़रूरत नहीं है। मन तो बाहर देखता है तो बोल देता है, मन को ऊपर ले जाओ तो खाना खाने बंद कर देगा वो तो। उसको तो चाहिए परमात्मा का चिंतन, उसी से उसकी खुराक है, उसके शरीर की खुराक है भोजन। मन की और आत्मा की जो खुराक है वो भोजन नहीं है। मन को तो ऐसे बदनाम किया हुआ है, वो तो जैसे उसको आप ध्यान के अंदर ले जाएंगे सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। और खाना क्या होता है, हमारा कान भी खाना खाए, हमारी नाक भी खाना खाए, हमारा मुंह तो खाए ही खाए, आंखें भी खाएं, हमारे शरीर के हर अंग को खाना ऐसे लगना चाहिए जैसे शरीर की पसंद का जा रहा है। आपको चॉइस होती है खाना खाने की, कौन सा खाना खाना है, क्या खाना है। अगर उस चॉइस के हिसाब अपने आप को आप एडजस्ट करते हैं, होशपूर्वक रहने से, ध्यान करने से सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। जैसे ही आप हल्के रहेंगे, भोजन के प्रभाव से शरीर को रखेंगे हल्का, एक तो आपकी कार्यशैली बढ़ जाएगी, बहुत मेहनत कर सकेंगे आप, बहुत ज़्यादा थकेंगे फिर भी नहीं, शारीरिक थकान फिर भी नहीं होगी, मानसिक थकान फिर भी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या होगी, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं वो आसानी से सुन पाएंगे अपने अंदर की आवाज़ को, अंदर के नाद को, जो जीवन का लक्ष्य है वो आसानी से सुन पाएंगे। भोजन का बड़ा महत्व है और ये टॉपिक आध्यात्मिकरण भोजन के साथ में था। इसके पीछे कारण भी यही था कि अध्यात्म के अंदर आकर के हम इसको कैसे इजीली समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि खाने के बाद में भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की प्रैक्टिस सबको रहती है। वो सारा का सारा खेल हमारे को कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है, वो सब खराब करता है। वो खाना एक बार खा लिया, टेस्ट कर लिया, बात खत्म। इसके बाद कुछ खाना है तो पानी पी सकते हैं, कभी कभी ठीक है कुछ फल ले सकते हैं, परंतु सॉलिड नहीं। फिर खाना 8 घंटे के बाद, उम्र के हिसाब से तो 12 घंटे 14 घंटे के बाद खाना चाहिए, क्योंकि 50 साल तक तो चलता है। उसके बाद मुश्किल ये हो जाती है कि हमारा जो तंत्र है वो इतना सक्षम नहीं रहता कि उसी स्पीड से उसको हजम कर सके। हमें अपना आंकलन करना चाहिए
मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बोलते हैं हर वक्त होशपूर्वक रहें, हर वक्त होशपूर्वक रहें, उसको ध्यान कहते हैं। न तो ज़्यादा विचार आपके आएंगे, न ही आपको विचार जनरेट करने की आवश्यकता है। होशपूर्वक रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान नाभि पर होगा, श्वास पर होगा, आसपास के वातावरण पर होगा, और मज़ेदार आपका मन गाइडेड रहेगा, मन विलीन हो जाएगा उसी वक्त की। होशपूर्वक रहे और मन की मौत हो जाएगी, मन खत्म। आप होश में है, मन खत्म। मन को मारने से नहीं, मन को गाइड करना है। मन को ध्यान में लगाया और आप होश में आ गए, उसी वक्त ही आ गए, उसी क्षण आ गए, उसी क्षण। अभी आप लंबा गहरा श्वास लीजिए और देखिए सारे विचार गायब, मन गायब। और जैसे ही आप श्वासों को लेकर के थोड़ी देर रोकते हैं, ये भी ध्यान की प्रक्रिया है। आप श्वास लिया लंबा गहरा, कुछ क्षण रोकिए, फिर छोड़िए, फिर आप श्वास छोड़ के फिर श्वास लीजिए मत। 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रोक के रखिए, जब तकलीफ लगे तब ले लिया। अब इस प्रक्रिया को, इस अभ्यास को करेंगे तो एक तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, बहुत गजब की क्षमता हो जाएगी। शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो गजब का बढ़ जाएगा। अगर आपने 1 मिनट तक श्वास रोक लिया, बाहर लिया ही नहीं, तो किसी प्रकार की और प्रक्रिया में जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी ध्यान की प्रक्रिया भी यही है। जैसे ही आपने 1 मिनट तक रखा अपने श्वास को बाहर, सारे अंगों में वैक्यूम फैल जाएगा, और वो वैक्यूम सारी गंदगी को, सारे बैक्टीरिया को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आएगा। तो वहाँ से फिर जब श्वास लेंगे लंबा गहरा, तो उसे बाहर निकाल देगा। और रात को सोते वक्त आप नाभि में तेल जरूर डालें, 2 बूंद, 1 बूंद, 3 बूंद, जो भी, या देसी घी डालें, या आपको कोई स्पेशल किसी प्रकार का ऑयल जो भी मिल जाए लगाएं। उससे क्या होगा, सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी नाभि के आसपास इकट्ठी होती है। जब लंबा गहरा श्वास लेंगे तो नाभि सक्रिय हो जाती है, तो वहाँ से तेल से क्या होगा, वो उसके अंदर लुब्रिकेशन जाने से वो जो नाड़ियाँ हैं वहाँ की सारी मुलायम हो जाएंगी। ये प्रक्रिया में मदद मिलेगी आपको। तो ध्यान के साथ में भोजन ध्यान के साथ में करना, और इसी प्रक्रिया को हमारे जीवन में लागू करें तो ध्यान भी सार्थक हो जाएगा, मन तो सार्थक हो ही ऑटोमेटिकली जाएगा, और सारी व्याधियां, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप खुद एक विराट बन जाएंगे, यानी लोग ताज्जुब करेंगे आपसे बात करके भी, हर काम में आपका हाँ होएगी। यस नो का मतलब ही नहीं है। नो तो सोच सोच के बोलेंगे आप, यस फट से बोल देंगे। तो रूपाली जी को समझ में आ गया आपको आज? आज तो बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया आपने। जी भैया जी। ये वापस से आपके रिक्वेस्ट पे शुरू किया प्रोग्राम ध्यान वाले, ताकि क्या हाँ है, जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। 7 मिनट में रवि भाई साहब से कुछ और बात करनी है, किसी और ने पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम अगले सप्ताह की बात करेंगे। किसी मन में कोई बात आई हो? रवि भाई साहब। जी भाई साहब। बोलिए, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं साहब, मैं तो सुनना पसंद कर रहा था। अच्छा, भोजन को लेकर के जो बात हुई है, हाँ। भोजन को लेकर के, तो मेरा एक ये है कि जैसे जो हम धन कमाते हैं, उस धन से जो हम चीजें लाते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है, बहुत ही सही बात है, बहुत ही सुंदर बात है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हर किसी के पास बैठ करके भोजन करना गलत है। आप जांच करिए उसने पैसे कैसे कमाए हैं, वो पैसे जो कमा रहा है कितनी इंटेंसिटी से कमा रहा है, किस प्रकार की उसकी जीवनचर्या है, कितनी ऑनेस्टी से कमा रहा है। आप यकीन करिए, ऑनेस्टी से कमाए गए पैसे चारों तरफ से आपको समृद्धि देते हैं, और किसी प्रकार की कमी लेने नहीं देते। कोई नेगेटिविटी, कोई वेस्टफुल एक्ट नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है खुद का, और गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। जितना ज़्यादा, क्योंकि आपके मन में पैसा कमाने का ध्यान होना ही नहीं चाहिए, पैसा स्वतः आएगा। क्योंकि पैसा कमाने की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा फोकस सारा पैसे कमाने में चला जाएगा, बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? आध्यात्मिकता के साथ में रीतिपूर्ण तरीके से जो सिस्टम बना हुआ उसके द्वारा हम अपना काम करें, पैसे स्वतः आएंगे। पर हम
पैसा कमाने की तरफ भी ध्यान दे देंगे तो सारी प्रक्रिया गलत हो जाएगी और उसमें फिर क्या अनैतिकता शामिल हो जाएगी। जब अनैतिकता शामिल हो जाएगी तो आपकी कुंडली का 8वां भाव शामिल हो जाएगा और जब कुंडली का 8वां भाव शामिल हो जाएगा तो दुख, तकलीफ, शोषण सारे आपके साथ जुड़ जाएंगे। और मैं उसको हटाने के लिए बोलता हूँ ध्यान, प्राणायाम, 8वें से निजात पाने के लिए। सब कुंडलियों में, सबके जन्म कुंडलियों में 8वां भाव कहने के ऑपरेट होता है, तो परेशान रहता है 8वां, 12वां और 4था भाव, तो वहाँ से परेशानियाँ बढ़ती हैं, मानसिक, शारीरिक और एक्सटर्नल वेस्टफुल वो बढ़ती हैं। उनको रोकने का तरीका भी यही है, ईमानदारी, सच्चाई से, वैल्यू बेस्ड लाइफ से जितना मिले संतुष्टिपूर्ण तरीके से रह करके जीवन को चलाइए। कम खाइए, खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं धरती पर आकर के, जितना मिल जाए स्वादिष्ट तरीके से बड़े प्यार से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाना। और बाजार की इधर चीज़ें कोशिश करें कम से कम खाएं, और किसी घरों में जाने की बात हो तो कम से कम कोशिश करें भी हमारे को लेन देन करना पड़े। देने में तो आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, खिला दीजिए, पर खाते वक्त थोड़ा इंटेक्स में ध्यान रखिए। तो दुनिया को नहीं बदल सकते, कम से कम अपने आप को क्या कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं और ईमानदारी से धन कमाते हैं, उन कुंडलियों में कौन से भाव का प्रभाव है इसमें? उसमें क्या इसको होता थोड़ा है, एस्ट्रोलॉजी से बताइए। 8वां घर आई जो होता मेरी है, आवाज? हाँ, कुंडली का 8वां घर जो होता है ना, वो ऑपरेट हो जाता है। साम, दाम, दंड, भेद, रिश्वत, बेईमानी, ठगी, झूठ बोलना, शोषण करना किसी का, ये सारा 8वां घर के परिणाम है। आपने 8वें घर को ऑपरेट कर लिया। अब आप कहते हैं कि अध्यात्म की बात करूं तो जो कुछ दिया है ना, जो कुछ लिया, मल्टीपल होकर के आप ही को तो भुगतना है, मल्टीपल होकर के। आपने इसी रूप के अंदर भी पैसा कर लिया है अनैतिक रूप से, वो किसी न किसी रूप से आपको वापस किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा। आप छोटी सी घटना को एग्जाम्पल बना सकते जीवन में। अगर ऑनेस्टी से कमाया हुआ है उसमें पैसा खर्च बर्बाद नहीं होगा, यानी वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, ये आपके अनुभव बताएंगे। मेरा पैसा वो ले गया, वो वापस नहीं दिया किसी ने, या वो गुम हो गया, या चोरी चला गया, या नुकसान हो गया, चीज़ें गलत आ गई, तो वो सारी क्यों आई? क्योंकि वो आपका पैसे खुद का कमाया हुआ इतना नहीं था, वो किसी और का हक था, किसी और के हक का शोषण किया आपने, आप उसमें इन्वॉल्व हुए इंटेंशनली। आपकी मन की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैसे तो ध्यान में काम होगा फिर आपका, तो वैसे आपके कर्म शामिल हो जाएंगे। अपने कर्मों को चेक करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पर संसार है ना, ये संसार में रहने के लिए कदम कदम पर अनैतिकता का बोलबाला है। इस वक्त राहु ग्रह बड़ा एक्टिव है, और हम जो चैनल में बात कर रहे हैं ये केतु ग्रह की बात है। ये संसार से मुक्त करता है। ये तो हो गया, बस बहुत हो गया, काम खत्म, वाइंड अप करो। राहु कहता नहीं नहीं, घुसो भी तो बहुत कुछ पड़ा है, बहुत दिखावा, ये वो, काफी कुछ करना है। तो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप खुद उसमें इन्वॉल्व कम से कम होइए। अंत में वर्मा साहब से बात करेंगे, भाई साहब हमारे जुड़े हुए हैं, और वो फिर सभा के साथ में 2 मिनट बचे हैं। मामिर भाई साहब। हाँ सुरेश जी, आपको और सभी सदस्यों को नमस्कार। काफ़ी मैंने सुना सुबह, मतलब शुरू से अब तक। तो रवि जी ने ही शुरू में इतनी अच्छी बातें बता दी कि ज़्यादा कुछ कहने को रहा नहीं। और फिर जयश्री जी ने एक पॉइंट बताया कि भाई ईमानदारी से कमाया होना चाहिए, और बीच बीच में आपने सप्लीमेंट करके उसको मुकाम तक पहुंचा दिया। बस एक दो चीज़ें इसमें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। एक तो ये है कि भाई भूख लगे तभी खाएं, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। हालांकि इसमें कोई आध्यात्मिकता आपको हो सकता है नजर ना भी आए, है ना? नहीं, ये उसका पॉइंट है, ये भी उसी का पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि सभी चीज़ों में आध्यात्मिकता तभी आएगी जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर चलेंगे। ये तो फिर उसके पहलू आ जाते हैं कि हमारा प्रोफेशन आध्यात्मिक हो, हमारा लाइफस्टाइल आध्यात्मिक हो, हमारा खाना आध्यात्मिक हो। तो जो कदम आपने उठवा दिए ना, तो वो शुरुआत है। उसके बाद ये सब चीज़ें तो आनी है। जब आपने एक बीज बो दिया आध्यात्मिकता का, ये तो उसके क्या है कि टहनियाँ, फल, पत्ते आने ही आने हैं। वो भोजन में भी आध्यात्मिकता आएगी, हमारे कार्यों में भी आएगी, हमारे प्रोफेशन में भी आएगी। तो आपने मतलब बीज जो डाला है ना, उसके बाद फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सबके अंदर फलीभूत हो रहा है, सब में फलीभूत हो रहा है। और बस इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। बाकी बहुत सुंदर तरीके से सब सदस्यों ने अपनी बातें रखी है।
बहुत लाभ हुआ सुन के। कंक्लूजन यही है कि भोजन करते वक्त हमें होशपूर्वक बैठना है, कोशिश करनी है खिलाने की। क्या होता है कि जगह जगह से आमंत्रण आते हैं, तो वहाँ पे जाइए, उनके कार्य में सहयोग करिए। सहयोग करने के साथ में जितना हृदय से कर सकते हैं करिए, वॉलंटरीली करिए, बिना किसी डिग्रेशन के करिए। और उसके बाद में वहाँ से इंटेक लेने में थोड़ी कमी रखिए। उसके पीछे 2 कारण है कि आप बांटने में हैं, आप देवता हैं, देवी हैं। देवी देवताओं का काम होता है बांटना, देना, सबको खुश रखना और अपने आप को विस्तारित करना। ये देवताओं का काम है। हम सब देवी देवता ही हैं, परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो परमात्मा तो नहीं बन सकते, परमात्मा के बच्चे देवी देवता ही तो होते हैं। तो उनके उसी गुणों को उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया है। तो आज की मीटिंग को हम इन शब्दों के साथ में समाप्त करते हैं। अगली बार कुछ नया टॉपिक के साथ बात करेंगे और एक नया रवि भाई साहब कुछ नया टॉपिक और लेके आएंगे। जो रह गया था उसकी भी चर्चा आधे घंटे में करेंगे। बस इसी तरह से वाइंड अप करते चले जाएं, इसी तरह करते रहें थोड़ी थोड़ी शब्दों के साथ में, और जीवन को तब तक सुंदर बनाएं। अब इन 6 दिनों में या अगली मीटिंग से पहले तक पूरे होशपूर्वक सारे कार्य करने की संकल्प के साथ में आज की मीटिंग का समापन करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबका। सबका बहुत जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहें और हमेशा की तरह हंसते रहें। शुभकामनाएं, खुश रहें। प्रणाम। Thank you all.